बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश खुर्रम होंगे और इम्तिहान की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। जी जनाब, आज हम साले दौम मुतालिया पाकिस्तान आपके सामने जी आखिरी सबक नंबर 11, उसमें हम देख रहे हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। आज इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूलों को देखा। आज दूसरे लेक्चर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील के ज़राए के बारे में बात करेंगे। मैं मुख्तसर सर्च कर दूं, खारजा पॉलिसी क्या होती है? किसी मुल्क का वो लाहे अमल, वो तरीक़ाकार जिसके मुताबिक वो दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात इस्तेमाल करता है, यानी वो लाए अमल जिस पे आप दूसरे मुल्कों से रिलेशन डेवलप करते हैं, उस लाए अमल को, उस तरीक़ेकार को, उस मनसूबाबंदी को खारजा पॉलिसी कहते हैं। आपको तफसील से बताया था पहले लेक्चर में, खारजा पॉलिसी कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं होती। मुस्तकिल चीज़ मुल्की मफादात होते हैं। मुल्की मफादात को सामने रख कर मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाई जाती है। अलबत्ता कुछ बुनियादी असूल ज़रूर होते हैं, वो तब्दील नहीं होते। उन बुनियादी असूलों को सामने रख कर मुल्की मफाद में खारजा पॉलिसी बनाई जाती है। वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ होती रहती है। दोस्त दुश्मन बदलते रहते हैं। दोस्त दुश्मन मुस्तकिल बात नहीं होती, बल्कि मुल्की मफाद मुस्तकिल बात होती है। ये हमने पहले लेक्चर में तफसील से देखा था कि खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बात की तरफ, सफ़ा नंबर 141 पर आपका, कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद क्या है। पहले तो ज़हन में रखें कि पाकिस्तान को जो विरसे में मिली है खारजा पॉलिसी बरतानवी हिंदुस्तान से, उसमें दूरस्थ तब्दीलियाँ की गई। जब मुल्क बना तो ज़ाहिर मुल्क तो पहले भी मौजूद था, यहाँ की खारजा पॉलिसी भी थी। कौन सी थी? जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। बरतानवी हिंदुस्तान ने खारजा पॉलिसी बनाई थी। जाहिर है, मैंने अभी अर्ज की कि खारजा पॉलिसी में मफादात देखे जाते हैं। उस खारजा पॉलिसी में अंग्रेज़ों ने अपने मफादात को सामने रखा था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हमें उस खारजा पॉलिसी में तब्दीलियाँ करनी थी कि अब हमने अंग्रेज़ी मफाद की बात नहीं करनी थी, पाकिस्तानी मफाद की बात करनी थी। तो पाकिस्तानी मफाद को, पाकिस्तानी नज़रिए को सामने रखते हुए कौमी उमंगों के मुताबिक खारजा पॉलिसी की तश्कील नौ की गई, यानी असर नौ खारजा पॉलिसी दोबारा मुरतब की। अब जो दोबारा तब्दीलियाँ की गई, तो क्या अहम मकासद थे, यानी खारजा पॉलिसी के जरिए हम क्या अहम मकासद हासिल करना चाहते हैं। मकसद तो आपको जो पहले अर्ज किया कि दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बनाना, तो लेकिन इसके पीछे मकासद क्या होते हैं? तो आपकी किताब में 3 मकासद दिए गए हैं: कौमी सलामती, मुआशी तरक्की और नजरियाती तहफ़्फ़ुज़। तो सबसे पहले हम खारजा पॉलिसी के मकासद में बात करेंगे कौमी सलामती पर। देखिए, कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम बात होती है। मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। खारजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता क्या होता है? मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सालमियत, यानी खारजा पॉलिसी इस तरह बनाई जाती है कि मुल्क की सालमियत को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक ना हो, हमारा मुल्क महफूज रहे। तो इस तरह कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हमेशा खारजा पॉलिसी की बुनियादी बात है। खारजा पॉलिसी किस लिए होती है? दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात के लिए। तो बैरूनी ताल्लुकात में कौमी सलामती की अहमियत, जब भी कोई मुल्क दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात इस्तेमाल करता है, तो बुनियादी अहमियत दोस्ती या दुश्मनी को नहीं होती, बुनियादी अहमियत कौमी मफाद को होती है। मैं बार बार इसका, और कौमी मफाद में सबसे अहम चीज़ क्या है? कौमी सलामती। हम किसी भी शक्ल में, किसी भी तरह अपनी कौमी सलामती को खतरे में नहीं डाल सकते।
हमने खारजा पॉलिसी इस तरह से बनानी होगी कि हमारी कौमी सलामती महफूज रहे, हमारी कौमी सलामती को किसी तरह के कोई खतरात लाहक ना। फिर हमारी खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी नुक्ता है दूसरे ममालिक की इलाकाई सालमियत का एहतराम। पाकिस्तान खुद भी अपनी सालमियत का एहतराम करता है और साथ ही पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की सालमियत का भी एहतराम करता है। हर मुल्क की खुद मुख्तारी है, हर मुल्क की अपनी एक सालमियत है। तो पाकिस्तान चाहता है कि दूसरे भी पाकिस्तान की कौमी सलामती और सालमियत का एहतराम करे और खुद पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की सालमियत का एहतराम करता है। तो ये कौमी सलामती वो बुनियादी नुक्ता होता है जिसके गिर्द किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी घूमती है। पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलकत है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका एक हमसाया मुल्क भारत, जिसने पाकिस्तान को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान के दर पे रहता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि भारत इस खिते की एक आलमी ताकत बनना चाहता है, पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। तो भारत के रास्ते में एक ही बड़ी रुकावट है पाकिस्तान, जिस वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अक्सर कशीदा रहते हैं। तो हमारे लिए कौमी सलामती की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरी बात मुआशी तरक्की। अजीज तलबा, पाकिस्तान आप जानते हैं पसमानदा मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे अखराजात ज्यादा हैं, हमारी आमदन कम है। और ये मसला आज से नहीं है, ये मसला पहले दिन से। जब पाकिस्तान बना तो एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जो पाकिस्तान के हिस्से में जो रकम आनी थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम में, उसको रोक लिया गया। ये हिंदुओं और अंग्रेजों की एक साजिश थी ताकि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा ना हो सके। जब पाकिस्तान बना तो खजाने की ये हालत थी कि सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए खजाने में तनख्वाहें नहीं थी। तो बबाई को हजरत कायद आज़म बहावलपुर तशरीफ लाए तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने पूछा कि आप असर परेशान लगते हैं। तो उन्होंने वजह बताई कि मेरे पास मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। तो नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक खान ने ये ऑफर दी कि आप फिक्र ना करें, जब तक आपको बजट नहीं मिलता। तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने सारे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की और कई माह तक अदायगी करते रहे जब तक पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर नहीं हो गए। तो ये हमें मुल्क मिला, मुल्क बन गया, मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं। तो माशी बहरान चल रहा था, हमारे खराज ज्यादा है। अब सूरत हाल ये है कि हम पे कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा है। हमारे जितना भी कौमी बजट है उसका तकरीबन 80% कर्जों की अदायगी और दिफाई अखराजात में निकल जाता है। कुछ बचता नहीं है बाकी कि हम बहुत ज्यादा तरक्की के लिए काम कर सके। तो एक अहम मसला पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की भी है। कोई भी मुल्क तरक्की जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता है तो खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे मुल्कों की मदद लेता है, दूसरे मुल्कों की मुआवनत लेता है। तो पाकिस्तान की भी पॉलिसी है कि तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद से बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे बनाए जाए ताकि पाकिस्तान भी मुआशी तरक्की कर सके, पाकिस्तान भी तरक्की पजीर ममालिक से निकलकर तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सके। तो खारजा पॉलिसी में बुनियादी बात हमारी ये है कि हमने मुआशी तौर पर तरक्की करनी है, हमने अपनी इक्तिसादियात को फरोग देना है। और पॉलिसी क्या है जी? आज़ाद इक्तिसादियात की पॉलिसी है, निजकारी की पॉलिसी है। निजकारी का अमल किया जाता है, उसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी हौसला अफजाई की जाए, इनकरेज किया जाए कि वो भी मुल्क में इदारे लगाए, सनतें लगाए और मुल्क की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करे। तो हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी में बुनियादी एक बात यह भी है कि दूसरे मुल्कों से, तरक्की याफ्ता मुल्कों से इस तरह से ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाए कि वो हमारी तरक्की में मुमदो मुआवन साबित हो सके। 60 के इशरे में आप जानते हैं अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की फौजी तौर पर, हमारी फौज के पास जदीद असला है, तरबियत आई। और अगर आप हाल ही में बात करें तो चीन के साथ मिलकर हमें सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा है
एक बड़े मुल्क के साथ, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, हमसाया मुल्क चीन, जिससे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बड़ी इस्तेहकाम मिलेगा। तो एक बुनियादी बात होती है खारजा पॉलिसी में कि हम खारजा पॉलिसी ऐसे बनाएं कि मुआशी तौर पर भी हम तरक्की कर सके, इस तरह से ताल्लुकात इस्तवार हो दूसरे मुल्कों से। तीसरी बात, नजरियाती तहफ़्फ़ुज़। आप सब जानते हैं पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि दुनिया का पहला नजरियाती मुल्क है। इससे पहले दुनिया में कभी भी कोई मुल्क नजरिए की बुनियाद पर वजूद में नहीं आया। बल्कि यूं कहें कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ दो ही नजरियाती मुमलिकत है, पहला पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, और दूसरी मुमलिकत है इसराइल यहूदी नजरिए की बुनियाद पर। ये दो ही नजरियाती मुमलिकत है। तो याद रखिए, जो कौम किसी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आए, जो मुल्क किसी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आए, उस मुल्क को अपनी नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ भी करना होता है। अगर कौम उस नजरिए को भूल जाए तो उस मुल्क का वजूद, उस मुल्क की बका को भी खतरात लाहक हो जाते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया। दो कौमी नजरिया दरअसल इस्लामी नजरिया ही है कि मुसलमान हर लिहाज से एक मुनफरिद कौम है, और अगर उन्होंने अपनी शायर इस्लामी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो इसके लिए जरूरी है कि उनकी अपनी अलग आज़ाद मुस्लिम रियासत भी हो, जहां वो इस्लाम के असूलों को अमली तौर पर उस पर अमल करे और दुनिया के सामने बतौर मिसाल पेश करे। तो बहसियत नजरियाती मुमलिकत, आपसे बात हुई कि पाकिस्तान दुनिया की पहली नजरियाती मुमलिकत है जो नजरिया इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। इसका नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है कि ये इस्लाम के नाम पर बने। क्योंकि मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, इस मुल्क का सरकारी रियासती मजहब भी इस्लाम है, इसलिए हमारी खारजा पॉलिसी में एक अहम बात यह भी है कि इस्लामी ममालिक के साथ खसूसी और अच्छे मिसाली ताल्लुकात कायम किए जाए। पाकिस्तान इत्तेहाद आलमी इस्लाम का ख़्वाह है। अज़ीज़ तुलबा, आप जानते हैं अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक को बहुत से वसाइल से मालामाल किया है, लेकिन उनमें इत्तेहाद नहीं। अगर इत्तेहाद हो, मुसलमान ममालिक ही एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल करें, एक दूसरे के काम आए, उनका मुश्तरका बैंक हो, मुश्तरका तिजारत हो, आपस में दरामदात बरामदात हो, मुश्तरका खारजा पॉलिसी हो, मुश्तरका करेंसी हो, तो आलम इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। और इसी हवाले से पाकिस्तान अपना मस्बत किरदार हमेशा अदा करता रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम बात नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसके लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ये बात शामिल है कि इस्लामी मुल्कों के साथ तरजीही बुनियाद पर ख़ुसूसी ताल्लुकात कायम किए जाए। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान के 3 दस्तूर बने, दसातीर 1956 का, 1962 का और मौजूदा 1973 का। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में यानी दसातीर में जोर दिया गया है इस्लामी ममालिक से करीबी ताल्लुकात कायम करने पर। फिर जो मुसलमान मुल्कों की तंजीम है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC, पाकिस्तान उसका सरगर्म रुकन है, बल्कि इसी कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा सालाना इजलास था 1976 में लाहौर में मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम इस्लामी रियासतों के सरबराहान तशरीफ लाए और बड़े अहम और दूरस फैसले किए। इसी तरह मुस्लिम मुल्कों की एक और तंजीम है इक़्तिसादी ताउन की तंजीम, कि मुसलमान आपस में बाहमी तिजारत और ताउन को फ़रोग़ में। पाकिस्तान इस तंजीम का भी एक अहम रुकन है। पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम ममालिक दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय एक दूसरे पर इन्हिसार करें, एक दूसरे के वसाइल से फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे को मुआवनत फराहम भी करें। देखिए, बहुत से इस्लामी मुल्क हैं जो तेल की दौलत से माला माल है, बहुत से इस्लामी मुल्क हैं जो बुनियादी मादनियात की दौलत से माला माल है। पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है। तो अगर ये सारे मिलकर एक दूसरे से ताउन करें तो बहुत कुछ हो सकता है। इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो हम एक दूसरे के दस्ते बाजू बन सकते हैं, बनना चाहिए। बल्कि इस्लाम में हुक्म भी यही है, काश जल्द से जल्द आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए। आमीन। तो इस तलबा, ये हमने 3 चीजें देखी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी मकासद क्या है,
कौमी सलामती, मुआशी तरक्की और नजरियाती तहफ़्फ़ुज़। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके जराए क्या होते हैं, यानी सोर्सेस क्या होते हैं, या यूं कहें कि वो कौन से अफराद होते हैं या वो कौन से इदारे होते हैं जो किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी मुरतब करते हैं। देखिए, कोई ना कोई तो बनाता होगा ना खारजा पॉलिसी, तो हमें अब ये देखना है कि खारजा पॉलिसी बनाने में कौन से अफराद और इदारों का क्या किरदार है। ज़ाहिर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ज़राए क्या है, खारजा पॉलिसी कौन बनाता है, कहाँ बनती है, किस तरह से बनती है। तो सबसे अहम जरिया तो है जी इंतजामी तकौन, जिसे ट्राइका कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइका कहते हैं। पाकिस्तान में 3 बड़े ओहदेदार, सदर, वजीर आजम और फौजी सरबरा यानी आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ। इन 3 को कहा जाता है इंतजामी तकौन, ट्राइका टीम, यानी मुल्क चलाने में, मुल्की मामलात चलाने में, मुल्क की पॉलिसियां बनाने में इन 3 इदारों का बड़ा अहम किरदार होता है। बल्कि ये है कि यही 3 इदारे मिलकर ही पॉलिसी बनाते हैं, सदर, वजीर आजम और फौजी सरबराह। अब आप जानते हैं 1973 के आईन में सदर की हैसियत तो अलामती है, असल इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। तो कहने को तो ट्राइका 3 की है, सदर, वज़ीर आज़म, फौजी सरबराह, लेकिन दरअसल असल कुव्वतें 2 ही होती हैं, वज़ीर आज़म और फौजी सरबराह। यही मिलकर फैसले करते हैं, इन्हीं का फैसला चलता है, इन्हीं के फैसले की रोशनी में मुल्क की खारजा पॉलिसी मुरतब। यूं समझे, मुल्क के जो इदारे खारजा पॉलिसी बनाते हैं उनको लाइन ऑफ डायरेक्शन कहाँ से आती है, उनको हदायत कहाँ से आती है, इंतजामी तकौन उनको बुनियादी हदायत जारी करती है, जिनकी रोशनी में किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाई जाती है। अब ये भी ध्यान में रखें, जब मुल्क की नई खारजा पॉलिसी बनाई जाती है तो मुल्क की साबका खारजा पॉलिसी को भी मद्देनजर रखा जाता है। खारजा पॉलिसी को मद्देनजर रखकर नई पॉलिसी बनाई जाती है। उसकी वजह यह है कि बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के तहत, एक गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई होती है, जो मुआहिदे किए होते हैं, आने वाली हुकूमत उनसे मुनहरिफ नहीं हो सकती। यानी आने वाली हुकूमत ये नहीं कह सकती उन पर अमल नहीं करे। आने वाली हुकूमत पाबंद होती है कि पिछली हुकूमत के किए गए मुआहिदों की पासदारी करे। इसलिए नई खारजा पॉलिसी बनाते वक्त साबका खारजा पॉलिसी को भी मद्देनजर रखा जाता है। और ये खारजा पॉलिसी कौन मुरतब करते हैं, इंतजामी तकौन यानी सदर, वज़ीर आज़म और फौजी सरबराह मिल के मुरतब करते हैं। तो बुनियादी इदारा तो ये इंतजामी तकौन ही है। लेकिन ज़हन में रखें, इंतजामी तकौन ने खारजा पॉलिसी बनानी नहीं होती, बल्कि खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल मुरतब करने होते हैं, गाइडलाइन बनानी होती है। तो गाइडलाइन और रहनुमा असूल किसने बनाए, इंतजामी तकौन। उस गाइडलाइन और रहनुमा असूलों के मुताबिक खारजा पॉलिसी तश्कील कौन देता है, वो देती है वजारत खारजा, फॉरेन मिनिस्ट्री। ये बुनियादी तौर पर वजारत खारजा का काम है, जिसका सरबराह वजीर खारजा होता है, सियासी सरबराह, इंतजामी सरबराह सेक्रेटरी खारजा होता है। तो बुनियादी तौर पर वजारत खारजा ने ही खारजा पॉलिसी बनानी होती है। लेकिन किन हदायत की रोशनी में, इंतजामी तकौन जो हदायत देगी उनकी रोशनी में वजारत खारजा खारजा पॉलिसी बनाती है। यानी वज़ा करदा हदायत, मतलब जारी करदा हदायत के मुताबिक खारजा पॉलिसी बनाने में बड़ा अहम किरदार होता है किसका, वजारत खारजा। वजारत खारजा में बड़े बड़े माहिरीन होते हैं, खारजा अमूर के माहिरीन होते हैं और बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स बड़े सरकारी ऑफिसर, यानी बड़े तजर्बाकार सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। खारजा पॉलिसी के माहिरीन होते हैं, मुदब्बरीन होते हैं, मुफक्किरीन होते हैं, बड़े यानी अक्लमंद और समझदार तजर्बाकार लोग मौजूद होते हैं वजारत खारजा में, जो मुल्क के लिए खारजा पॉलिसी को मुरतब करते हैं इंतजामी तकौन की हिदायत की रोशनी में। इंतजामी तकौन की हिदायत की, जिस तरह आपको उसकी पैरवी करती है वजारत खारजा। लेकिन अब जो नया आईनी तब्दीलियाँ आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस,
उसके बाद एक नए इदारे ने जगह ले लिया जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी पहले तो हम एक सिर्फ टर्म बोलते थे इंतजामी तौर, अब उसको बाकायदा एक इदारे की शक्ल दे दी गई है, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। मेंबर इसके वही है, सदर है, वजीर आजम है, आर्मी चीफ है और कुछ और अहम अहदेदार होते हैं। तो अब एक आईनी इदारा बन गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो बुनियादी तौर पर खारजा पॉलिसी वजह करता है और उसके मुताबिक वजारत खारजा पॉलिसी बनाती है। इंतजामी तकौन वजारत खारजा के बाद खुफिया इदारों का बड़ा अहम किरदार होता है। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी की तश्कील में खुफिया इदारे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि खुफिया इदारे काम क्या करते हैं, वो दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसियों के मकासद के बारे में खुफिया रिपोर्ट्स हासिल करते हैं। उनके पास खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती है। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क उन रिपोर्ट्स को सामने रखता है और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक खारजा पॉलिसी बनाता है। देखिए, खारजा पॉलिसी बनाई जाती है दूसरे ममालिक, अपने लिए नहीं। कोई मुल्क अपने लिए खारजा पॉलिसी नहीं बनाता, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए खारजा पॉलिसी बनाई जाती है। तो खुफिया इदारे खुफिया रिपोर्ट्स लाते हैं कि दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह की खारजा पॉलिसी बन रही है, खारजा पॉलिसी की मकासद क्या है, उन ममालिक के मकासद क्या है। इन सारी चीजों को सामने रखकर खारजा पॉलिसी बनाई जाती है। यानी मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाते वक्त खुफिया इदारे और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को हमेशा सामने रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। इंतजामी तकौन वजारत खारजा और खुफिया इदारों के बाद बड़ा अहम किरदार होता है सियासी जमातों का और प्रेशर ग्रुप्स का। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत है, बहुत सी कौमी और इलाकाई जमातें हैं जो आवाम से वोट लेकर असम्बली में आती है। हुकूमत किसकी बनती है? अक्सरियती जमात की। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ एक गवर्नमेंट पार्टी होती है, अपोजिशन जमातें भी होती है। अपोजिशन जमातों का अपना एक मंशूर भी होता है जो अपने अवाम के सामने पेश करते हैं कि अगर हम कामयाब हुए तो इस मंशूर पर अमल करेंगे। तो हर सियासी जमात का अपना एक सियासी मंशूर भी है और उस सियासी मंशूर में खारजा पॉलिसी के बारे में भी होता है कि अगर हमें हुकूमत मिली तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या हो। यानी हर सियासी जमात की एक अपनी खारजा पॉलिसी भी होती है और जब वो जमातें पार्लियामेंट में पहुंचती हैं, असेंबली में पहुंचती हैं, तो भले उनको हुकूमत नहीं मिली होती, वो अपोजिशन में होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी खारजा पॉलिसी पर जोर देती है और हुकूमत को प्रेशराइज करती है, प्रेशर डालती है कि हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील करे, उसमें तब्दीलियां लाए सियासी जमात की अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक। देखिए, एक तो बड़ी सियासी जमातें होती हैं, फिर कुछ छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इलाकाई ग्रुप, उनकी एक अपनी अहमियत होती है, उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है। तो जब हुकूमत ने जब हुकूमत चलानी है तो उसने पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर चलानी है। हर नया कानून, आईनी तब्दीली या बजट मंजूर कराना होता है तो पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होती है। हुकूमत को पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होती है और पार्लियामेंट में सिर्फ हुकूमती जमात नहीं, अपोजिशन जमातें भी शामिल होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी शामिल होते हैं। तो बाज़-औक़ात हुकूमत को अपोजिशन जमातों के प्रेशर में आकर खारजा पॉलिसी को तब्दील भी करना है। यानी आप यूँ कह सकते हैं, हुकूमत खारजा पॉलिसी बनाती है लेकिन पार्लियामेंट में अगर उसकी शदीद मुखालफत हो तो फिर या तो उस खारजा पॉलिसी को ख़त्म कर दिया जाता है या उसमें मुनासिब तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं। यानी मुखालिफ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप का भी एक अहम किरदार होता है। वो हुकूमत के पॉलिसियों पर, हुकूमत के मंसूबों पर, हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर असर अंदाज होते हैं। आखिरी बात जो आपसे अर्ज की वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा जिसमें कौमी असम्बली आती है, जिसमें सेनेट आती है। कौमी असम्बली के मेम्बरान को अवाम बराह रास्त मुंतखब करके भेजते हैं और वो फिर मेम्बरान जो है आगे सेनेट के अरकान का इंतखाब करते हैं। सूबाई असम्बली के मेम्बरान सेनेट के मेम्बरान का इंतखाब करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा इदारा तो पार्लियामेंट को होना चाहिए पॉलिसी बनाने में, और असूलन पार्लियामेंट का नंबर पहला होना चाहिए। लेकिन आपकी किताब में पार्लियामेंट को
आखिरी नंबर दिया गया। हकीकत भी यही है कि पॉलिसी बनाने में पार्लियामेंट का खास किरदार नहीं होता, असल किरदार इंतजामी तो कौन का ही होता है, वरना आईनी तौर पर और असूली तौर पर सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट आवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। उनका हक होता है कि बहस व तमहीज के बाद मुल्की मफाद में खारजा पॉलिसी मुरतब करे, लेकिन अमलन ऐसा नहीं। मगर इसके बावजूद भी हम पार्लियामेंट की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी मुल्की मामलात होते हैं उनमें हतमी फैसले का इख्तियार बहरहाल पार्लियामेंट को। जब भी अभी आपको इसकी कोई कानून आइन बनेगा तो पार्लियामेंट में बात आएगी, पार्लियामेंट में बहस मुबाहिसा होगा, हुकूमती वज़रा को अपोजिशन जमातों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और अहम फैसलों की पार्लियामेंट से मंजूरी भी कराई जाती है। बाज़-औक़ात खारजा पॉलिसी में जब कोई अहम तब्दीली लानी होती है तो बाकायदा उस तब्दीली को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में उस पर बहस होती है उस बात पर, और पार्लियामेंट से बाकायदा मंजूरी ली जाती है। पार्लियामेंट की मंजूरी से खारजा पॉलिसी में तब्दीली की जाती है। पार्लियामेंट सिफारिशात भी मुरतब करती है, रिकमेंडेशन भी देती है, कुछ तरामीम भी पेश करती है, बाज़ औक़ात बिल्कुल मुस्तरद भी कर देती है, और बाज़ औक़ात तरामीम के साथ या बगैर तरामीम के उस पॉलिसी को मंजूर भी कर लेती है। पार्लिमानी निज़ाम में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का ही होता है, तो यकीनन खारजा पॉलिसी की तश्कील में भी पार्लियामेंट अहम किरदार अदा करती है। तो इस तरह हमने देखा खारजा पॉलिसी के अहम ज़राए क्या आते हैं, इंतजामी तो कौन है, वज़ारत खारजा है, खुफिया इदारे हैं, सियासी जमातें और पार्लियामेंट। ये बुनियादी तौर पर खारजा पॉलिसी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आपको पहले भी अर्ज किया था, बुनियादी चीज़ खारजा पॉलिसी में मुल्की मफाद होता है। मुल्की मफाद को सामने रखकर कोशिश की जाती है कि दूसरे मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाए। तो ये इस्तेमाल आज हमने पढ़ा खारजा पॉलिसी के मकासद और ज़राए के बारे में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे पाकिस्तान और आलमी बिरादरी, यानी पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात। इस वक्त हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।